हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है, हम आपकी डिमांड पे मॉक टेस्ट कर रहे थे। अभी तक हमारे 2 मॉक आ चुके हैं, मॉक टेस्ट नंबर 1 एंड मॉक टेस्ट नंबर 2। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 2 में हमने 50 एमसीक्यूज कवर किए थे और 50 जो बाकी रह गए थे वो हम करेंगे आज के लेक्चर में। यहाँ तक हमने कर लिए थे, तो आगे जो बचे हुए 50 हैं, 50 भी नहीं, ऑलमोस्ट 60 हैं, 60 एमसीक्यूज करेंगे हम आज। क्या बताया था मैंने कि जो भी हम मॉक कर रहे हैं, मेरी नज़र में सबसे बेस्ट मॉक क्या होता है, पीवाईक्यूज। वो पीवाईक्यूज जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हैं। यहाँ हमने कंपाइलेशन की है अलग अलग स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर और 10+2 लेक्चरर और यूजीसी नेट के एमसीक्यूज की आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, ये जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ये उनकी कंपाइलेशन है। 100% आप इनमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरी, हर क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ मैं वो एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा, एक क्वेश्चन के साथ में 4-5 क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, जैसे इमरजेंसी पे अगर क्वेश्चन आया है तो मैंने इमरजेंसी के सारे एमसीक्यूज सारे आर्टिकल बता दिए, किन किन कारण की वजह से इमरजेंसी लगती है, कौन लगाता है, किसकी एडवाइस पे लगाई जाती है, कितने टाइम के लिए लगती है, ये सारी चीज़ें। मतलब एक सवाल से 5 से 6 सवाल आपके कवर होंगे। ठीक है, हमारी ये मॉक सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी आपके एग्ज़ाम तक। अभी हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से पीवाईक्यूज कर रहे हैं, तो हम ऑलमोस्ट सारे सिलेबस के एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज ऐसे ही लेकर आएंगे। इसके अलावा हमने आपके लिए क्विक रिवीजन नोट्स तैयार किए हैं। जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस A to Z एज पर सिलेबस हमने शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स, लास्ट मिनट नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। कमेंट सेक्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से अवेल करें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इम्पोज्ड बाई विच वन ऑफ द बिलो। इमरजेंसी के मैंने आपको 3 आर्टिकल बताए थे। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है वो, यहाँ वो पूछ रहा है कि जो 356 के अंडर इमरजेंसी लगती है उसको कौन कौन इम्पोज करता है। 356 के अंडर हो, 352 के अंडर हो, 362 के अंडर हो, करता कौन है, करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 51 के साथ आएगा डी क्वेश्चन। और यहाँ से क्या आएगा, 356 प्रेसिडेंट रूल, 356 आल्सो कॉल्ड एज स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, कब लगाई जाती है, जब किसी भी स्टेट में या यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली में जब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो जब फेल हो जाती है तब लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट पूछा जाता है कि जो स्टेट इमरजेंसी है वो कितने टाइम के लिए लगाई जाती है, या प्रेसिडेंट रूल कितने टाइम के लिए लगाया जाता है। तो स्टार्टिंग में 6 मंथ के लिए लगाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मंथ के लिए लगाया जाता है। और इसमें आप ज़रूरत होती है लोकसभा और राज्यसभा के अप्रूवल की। एक चीज़, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए लगाया जा सकता है, तो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल, बट मीन्स 6 मंथ के लिए लगाया जाता है, मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर केस में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है हर 6 महीने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू होता है या नहीं, तो यस होता है। कैसे होता है, हमें कैसे पता, एक केस याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था एस आर बोमाई का केस, एस आर बोमाई का केस या एस आर बोमई का केस पढ़ाया था ना। कब का केस था ये एस आर बोमई, 1994 का। कौन थे ये एस आर बोमई, ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे
1988 से लेकर 1989 तक इनकी सरकार को प्रेसिडेंट ने डिसमिस कर दिया था, ये बता के कि वहाँ इनके पास मेजोरिटी नहीं है। 1989 में डिसमिस कर दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इनके फेवर में आता है कि प्रेसिडेंट ने गलत तरीके से यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया है, तो जुडिशियल रिव्यू होता है। लंबा हो रहा है लेक्चर, बट यकीन मानिए एक क्वेश्चन के साथ 5-5-6 क्वेश्चन आपके जुड़े हुए हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल। तो इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 360 एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा, इंडिया में कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, तो अभी तक एक बार भी नहीं लगी। नेक्स्ट 53, इन रियल सेंस गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हमें पता है गवर्नर स्टेट का प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट एक्चुअल में किसकी एडवाइस पे किया जाता है? तो किसकी एडवाइस पे किया जाता है? ये किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है, नेक्स्ट 54, गवर्नर ऑफ स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टेट को गवर्नर को अपॉइंट किसने किया? प्रेसिडेंट ने। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो रिमूव कौन करेगा? क्या रिमूव करने के लिए कोई प्रोविजन होगा? क्या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में इम्पीचमेंट होगी या क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव करता है। मैं पढ़ा चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डिटेल में मैंने बताया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर कौन कौन सी होती है? सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल। प्रोवाइड एडवाइस टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल इन द कंसर्न स्टेट, ट्रू स्टेटमेंट। रिटर्निंग बैक द बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। इजी है, 4 की 4 स्टेटमेंट्स। डी होगा इसका राइट आंसर। 56, अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। गवर्नर को कौन कौन, गवर्नर किस किस को अपॉइंट करता है इनमें से? एडवोकेट जनरल, हाँ करता है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, बिल्कुल करता है। अभी कौन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के? अतुल डुल्लू जी। वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, गवर्नर करता है। तो डी होगा इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद गवर्नर ऑफ स्टेट। कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ डील करता है? तो कौन सा होगा? आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 कहता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होगा। आर्टिकल 153 मनोज सिन्हा के लिए 153। ठीक है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन विच वन ऑफ द बिलो। तो किसके पास होती है एग्जीक्यूटिव पावर? पता है हमें, जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, बट हर चीज जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से होती है। ठीक है, तो ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है आर्टिकल 53। ठीक है, चलिए 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को डिटेल में कवर किया है हमने, पार्डनिंग पावर्स हमने डिटेल में कवर की थी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 कौन कौन सी पावर होती हैं? एक होती है पार्डन करना, पूरे तरीके से माफ कर देना, जैसे गुनाह किया ही नहीं। डेथ सेंटेंस तक माफ कर सकता है प्रेसिडेंट, तो पार्डन मींस कंप्लीटली माफ कर देना। दूसरा क्या होता है? कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मींस रिप्लेस करना, एक सजा को टफ मींस सजा को रिप्लेस कर देना। रिमिशन रिड्यूस कर देना, कम्यूटेशन मींस रिप्लेस करना। टफ सजाएं, जिससे जैसे किसी को सजाए मौत दी थी तो उसको बोल दिया आपको ये हम कम आप इस रिप्लेस कर देते हैं उम्र कैद के लिए, उम्र कैद के साथ। ठीक है, पूरी जिंदगी जेल में रहोगे, आपको मारा नहीं जाएगा। नेक्स्ट होती है रिमिशन। रिमिशन मींस रिड्यूस कर देना, टाइम रिड्यूस कर देना। तो रिप्लेस नेक्स्ट होती है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कम कर देना। फिर होता है रिप्राइव। रिप्राइव टेम्परेरी सस्पेंड कर देना। टेम्परेरी सस्पेंड मतलब ताकि उसको थोड़ा टाइम मिल जाए आगे फर्दर अपने केस को मजबूत करने के लिए। तो ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज कैरीड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन करता है?
है, इनमें से कौन करेगा इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट तो पार्लियामेंट ही करेगी, तो सी होगा इसका राइट आंसर। सी होगा इसका राइट आंसर। क्यों किया जाएगा भाई इम्पीच? वायलेशन करेगा अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ऐसे इम्पीच कर देंगे? नहीं, 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। अगर उसको लगता है उसने वायलेट किया तो वो रिजाइन कर देगा ताकि इज्जत से चला जाए। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं लोकसभा के, सॉरी, नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा या राज्यसभा के, लोकसभा में तो अब है नहीं, पहले 2 हुआ करते थे, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, वोट करते हैं या नहीं। प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन की बात हो तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं वोट करते, इम्पीचमेंट की बात हो नॉमिनेटेड मेंबर वोट करते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर वोट भी करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो ये फर्क है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? मिसप्रिंट है बट ये क्या है, ये टेन्यूर की बात कर रहा है कि प्रेसिडेंट का टेन्यूर जो है वो कितना होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट का टेन्यूर हमें पता है 5 ईयर होता है, आर्टिकल 56 कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये है आर्टिकल 61, आर्टिकल 61। नेक्स्ट प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चन है, प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने देखा सरकार ने जो एक फार्मर्स के लिए एक कानून बनाया था जिसके लिए इतनी बड़ी एजिटेशन हुई, और कैसे वो कानून वापस हुआ था, याद करो ज़रा। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं ये नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं जिनका डायरेक्टली राजनीति में कोई मीन्स इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, स्टूडेंट यूनियंस हो सकती हैं, ये फार्मर्स की यूनियन हो सकती हैं, ये लेबर यूनियंस हो सकती हैं। तो ये क्या है? ये हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर प्रेशर ग्रुप पे है। प्रेशर ग्रुप ट्राइज टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन। किस पे प्रेशर डालते हैं भाई? एग्जीक्यूटिव पे भी डालते हैं, जुडिशरी पे भी डालते हैं, लेजिस्लेचर पे भी डालते हैं, तो डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जैसे ट्रेड यूनियंस हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन है। ठीक है, तो ये सरकार का पार्ट नहीं होते, एक्सटर्नल टू गवर्नमेंट होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज प्रेशर ग्रुप्स? तो ट्रेड यूनियंस, हाँ प्रेशर ग्रुप्स होती हैं ट्रेड यूनियंस। कास्ट SC ST ग्रुप्स होते हैं, गुजर बकरवाल ऑर्गेनाइजेशन हैं जम्मू एंड कश्मीर में, पहाड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो डी होगा इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप? इनमें से कौन सा है जो प्रेशर ग्रुप का फीचर नहीं है? ठीक है, चलिए, इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, सरकार के बाहर से ये इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रेशर डालते हैं सरकार पे अपनी बात मनवाने के लिए। इट्स मेंबरशिप इज लार्ज। हाँ, मेंबरशिप बहुत ज़्यादा होती है। एक्टिवली जॉइंस पॉलिटिकल पार्टीज, तो नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के ये पार्ट नहीं होते, एक्टिवली राजनीति के पार्ट नहीं होते। इट मेंबर्स कैन जॉइन एनी नंबर ऑफ ग्रुप्स। हाँ, जितने मर्जी ग्रुप ज्वाइन करो, क्या फर्क पड़ता है, तो सी होगा इसका राइट आंसर। which one of the following is not a method used by pressure groups for achieving its objective? कौन सा मेथड नहीं है जो प्रेशर ग्रुप इस्तेमाल नहीं कर सकते अपना मकसद पूरा करने के लिए? इट फाइनेंस पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, कोई भी प्रेशर ग्रुप्स है वो पैसा दे सकता है, फाइनेंस कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, कोई इशू नहीं। इट ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ये लोग। इट क्लियरली अलाइंस विद पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्लियरली अलाइन नहीं होते। इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर। बिल्कुल ठीक है, तो सी होगा इसका राइट आंसर। तो हमने 4-5 क्वेश्चन किए प्रेशर ग्रुप से, तो आपका प्रेशर ग्रुप अच्छे से हो गया, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल है 79। सी होगा इसका। एक मिनट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 79। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा है और प्रेसिडेंट है। ये 3 कंपोनेंट पार्लियामेंट के होते हैं, बट प्रेसिडेंट जो है ये हाउस का पार्ट नहीं होता।
चलिए नेक्स्ट 69, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसको कहते हैं? राज्यसभा को। परमानेंट बॉडी कौन सी होती है? परमानेंट हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। लोकसभा डिसॉल्व होता है 5 साल के बाद या जब मेजोरिटी नहीं होती। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो हैं हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है जो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करता है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 80, याद रखना है आपको, आर्टिकल 80 है। आर्टिकल 80 है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा न्यूज में है, अभी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं तो क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? तो 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। राज्यसभा के कितने मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट? 12 मेंबर नॉमिनेट करता है। कौन? LA SSS वाले। कौन कौन? लिटरेचर में कोई एक्सपर्ट हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई स्पोर्ट में एक्सपर्ट हो जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, कोई साइंटिस्ट हो, साइंस में एक्सपर्ट, या कोई सोशल एक्टिविस्ट हो। जम्मू एंड कश्मीर से कोई राज्यसभा में मेंबर है नॉमिनेटेड मेंबर? तो जी हाँ, इंजीनियर गुलाम अली खटाना है, ये जम्मू बठिंडी से आते हैं। नॉमिनेटेड हैं किस कैटेगरी में? सोशल एक्टिविस्ट की कैटेगरी में, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं आज के टाइम में। ठीक है, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितनी सीट्स हैं राज्यसभा की? तो 4 सीट्स हैं राज्यसभा की। MP टोटल कितने हैं? 5 हैं। एक नॉमिनेटेड है जम्मू एंड कश्मीर से, 4 सीट्स हैं। बट आप बोलेंगे वे 4 सीट्स तो खाली हैं। बट आज की डेट में जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तो अभी अभी रिजल्ट आ चुका है। 4 राज्यसभा की सीट्स पे इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से 3 सीट्स जो हैं वो बीजेपी ने जीती हैं, 3 सीट्स जो हैं वो NC ने जीती हैं, तो 1 जीती है बीजेपी ने। ठीक है, तो यहाँ से क्या याद रखना है आपको? टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 250, जिसमें से 238 जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। बट एट प्रेजेंट कितनी है? 245। आपका पेपर शायद बन चुका हो तो आप 245 लगाएंगे, ध्यान रख के। बट आज के दिन में जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4 सीटों पे इलेक्शन हो चुके हैं, तो अब टोटल स्ट्रेंथ बन गई है 249। 5 सीट्स खाली थी, 4 जम्मू एंड कश्मीर से, 1 झारखंड से। जम्मू एंड कश्मीर में 4 कौन कौन जीत के आए हैं? तो NC के 4 राज्यसभा MPs जीत के आए हैं। चौधरी मोहम्मद रमज़ान 1, उसके बाद सजाद किचलू किश्तवाड़ से 2, तीसरे नंबर पे गुरविंदर सिंह ओबराय, इनको शम्मी ओबराय के नाम से भी जाना जाता है, 3, और इसके अलावा सत शर्मा भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये 4 पर्सन और जीत के आए हैं। तो ऐसे जो इलेक्टेड स्ट्रेंथ अभी थी प्रेजेंट वो 233 थी, तो 4 और हो गए 237 हो गई। एक अभी भी वैकेंट है झारखंड की। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं अगर समझ नहीं आई तो। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो कौन इलेक्ट करता है? जो आज इलेक्शन हुए हैं किसने इलेक्ट किए हैं, कौन करता है? भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हमें पता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो MLAs होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, 4 सीट्स ऐसे ही फिल की गई है। ठीक है, तो क्या आएगा? चीफ मिनिस्टर नहीं, वो अलग बात है, चीफ मिनिस्टर एज MLA वोट डालता है, बट ये स्टेटमेंट नहीं होगी। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। गवर्नर प्रेसिडेंट तो नहीं होते। चलिए, द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग? तो टोटल मैंने अभी बताया, टोटल कितने होते हैं? 238 टोटल होने चाहिए इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। अभी 233 हैं, बट 4 जम्मू एंड कश्मीर से और जीत के आ गए हैं। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 अक्टूबर है, आज फ्राइडे है, और 25 लगने वाला है। मैं मिडनाइट मीन्स 12 बजे के आसपास ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मत बोलिए कि आपने गलत पढ़ा दिया है।
हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, राज्यसभा में कितना करता है, तो 12 करता है, जिसमें से एक जम्मू एंड कश्मीर से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी, तो इन कमेटीज से कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कमेटीज के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हम एक जगह देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी, तो इनमें से स्टैंडिंग कमेटी कौन सी है और कौन सी नहीं है। अब आपको ये पता नहीं होगा कि स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, तो आगे बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। इनमें से पब्लिक अकाउंट कमेटी ये स्टैंडिंग कमेटी होती है, एथिक्स कमेटी स्टैंडिंग कमेटी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्टैंडिंग कमेटी है, तो रेलवे कन्वेंशन कमेटी स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी। ये क्या थी, ये थी अडॉक कमेटी। क्या होती है स्टैंडिंग कमेटी, और ये इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू। स्टैंडिंग कमेटी आर परमानेंट कमेटीज दैट आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन रेगुलर बेसिस, तो स्टेटमेंट ट्रू है। स्टैंडिंग कमेटीज क्या होती हैं, ये परमानेंट कमेटीज होती हैं, रेगुलर बेसिस पे ये काम करती हैं। अडॉक कमेटी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए टेम्परेरी बनाई जाती हैं, और जब मकसद पूरा हो जाए तो ये डिसॉल्व हो जाती हैं, स्टेटमेंट ट्रू है। कमेटी ऑफ प्रिविलेज इज एन अडॉक कमेटी, तो नहीं, कमेटी ऑफ प्रिविलेज एक स्टैंडिंग कमेटी है। और जॉइंट कमेटी ऑन फर्टिलाइजर प्राइस की बात कर रहा है, तो ये स्टैंडिंग कैसे हो सकती है, तो ये जो है ये क्या है, ये अडॉक कमेटी है, ठीक है। ये क्या है, ये अडॉक कमेटी है। तो 74 के साथ क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा ए, थर्ड एंड फोर्थ गलत। तो फिर से देख लो आप, स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटीज होती हैं, रेगुलर बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं और काम करती हैं। अडॉक कमेटीज टेम्परेरी कमेटीज होती हैं, ये डिसॉल्व हो जाती हैं जब काम पूरा हो जाए। तो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस परमानेंट कमेटी है, एथिक्स कमेटी परमानेंट कमेटी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी परमानेंट मीन स्टैंडिंग कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी परमानेंट या स्टैंडिंग कमेटी है। तो रेलवे कन्वेंशन कमेटी या जो ये जॉइंट कमेटी ऑन फर्टिलाइजर थी, ये अडॉक थी, मींस टेम्परेरी थी, काम पूरा हुआ तो खत्म। व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी, के बारे में कौन सा गलत है। पब्लिक अकाउंट कमेटी वाज सेट अप इन 1919, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, उसी के तहत इस कमेटी की बात की गई थी, बट एक्चुअल में ये 1921 में बनी थी अंडर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919, तो इसको हम सही मानेंगे। इट्स मेन फंक्शन इज टू ऑडिट एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कैग, तो कैग की एनुअल रिपोर्ट्स ये क्या करती है, ऑडिट करती है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले आपको लगेगा गलत है, बट सही है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें 15 लोकसभा के एमपीज होते हैं और 7 राज्यसभा के एमपीज होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो 1 ईयर होता है। तो 75 के साथ क्या आ जाएगा, 75 के साथ आएगा डी, सारी स्टेटमेंट सही है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एस्टीमेट कमेटीज, तो एस्टीमेट कमेटीज के लिए कौन सा नहीं ठीक। फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज सेट अप इन 1950, तो ये 1950 में नहीं बनाई गई थी, ये बनाई गई थी कब, ये बनाई गई थी ऑलमोस्ट, ये बनाई गई थी 1956 में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। एस्टिमेट कमेटीज हैज अ राइट टू क्वेश्चन टू द पॉलिसीज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, तो बिल्कुल सही को सही है ये स्टेटमेंट। इनके एस्टिमेट कमेटी के पास राइट है कि वो पॉलिसीज को क्वेश्चन कर सकती है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं। चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट कमेटीज ऑलवेज फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इसके लिए फर्स्ट गलत है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ डी होगा इसका राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमेटीज ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, कमेटीज पे सारे क्वेश्चन आ गए हैं, अगर कोई आए तो। गवर्नमेंट अश्योरेंस कमेटी, ठीक है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953, बिल्कुल ट्रू है। इट्स मेन फंक्शन इज टू एग्जामिन द एश्योरेंस एंड अंडरटेकिंग गिवन बाय द मिनिस्टर्स ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस एंड रिपोर्ट बैक ऑन द स्टेटस ऑफ दिस एश्योरेंस एंड प्रॉमिसेस, सही है। फॉर लोकसभा इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। फॉर राज्यसभा इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर, तो इसके चार के चार ठीक हैं, इसमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप ई ऑप्शन लगा सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हु हेड्स द नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है।
प्राइम मिनिस्टर होता है। तो नीति आयोग कब बना था? प्लानिंग कमीशन को हटा के बना था नीति आयोग। क्या डिफरेंस है दोनों में? प्लानिंग कमीशन जो था वो टॉप डाउन अप्रोच थी, तो नीति आयोग की बॉटम अप अप्रोच है। कब बना नीति आयोग? तो नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। और क्या क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीमियर थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। तो आप लगाएंगे उसमें आंसर नीति आयोग। पहले प्लानिंग कमीशन को कहते थे, अब नीति आयोग। ठीक है। उसके अलावा चेयरपर्सन पूछा जाता है। तो चेयरपर्सन तो आप बता देंगे, चेयरपर्सन कौन होता है? तो चेयरपर्सन होता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है। कब बना? 1 जनवरी 2015। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं? और 3 पता होने चाहिए। एक तो चेयरपर्सन जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी। वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं इसके बीवीआर से याद रखेंगे, बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, आपने याद रखने हैं। बॉटम अप अप्रोच कौन है? नीति आयोग। टॉप डाउन प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हटा के क्या बनाया? नीति आयोग। कब केम इनटू इफेक्ट हुआ? 1 जनवरी 2015 एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है। चेयरमैन नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है। थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, तो हमें पता है नीति आयोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? तो अभी हमने बात की सीईओ कौन है। देखो यहाँ बीवीआर सुब्रमण्यम नहीं है, पुराना पेपर है, तो पहले ये था बट अब नहीं है। अब आप याद रखेंगे नन ऑफ दीज इनमें से, और बीवीआर सुब्रमण्यम, ये आंसर लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइस चेयरमैन? तो वाइस चेयरमैन कौन है? श्री सुमन बेरी, श्री सुमन बेरी। कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 मेक्स प्रोविजन फॉर 3 टायर सिस्टम। तो 73rd अमेंडमेंट 1992 किसके लिए था? पंचायती राज के लिए था। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 म्यूनिसिपैलिटीज के लिए था। तो ये क्या कहता है कि 20 लाख से अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो तभी 3 टायर होगा, 20 लाख से कम है तो 2 टायर होगा। तो आंसर 20 लाख पूछा जाता है, याद रखना है डाटा। और क्या याद रखना है यहाँ से? और याद रखना है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर जो बचेगा वो करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज लाया था 1959 में, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। किस पार्ट में है पंचायती राज? तो पार्ट 9 में है। म्यूनिसिपैलिटी किस में है? तो 9A में है। ठीक है। शेड्यूल पूछे जाते हैं तो PM, पंचायती राज शेड्यूल 11, म्यूनिसिपैलिटी शेड्यूल 12। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। शेड्यूल 9 आर्टिकल, तो पंचायती राज आर्टिकल 240 से लेके 243O, और म्यूनिसिपैलिटीज आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG। ठीक है। 73rd पंचायती राज के लिए, 74th म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। बड़े हो गए क्वेश्चन इतने पंचायती राज पे। पंचायती राज वाज अडॉप्टेड टू, क्यों किया गया भाई? टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो किसके पास नहीं है? कैसे याद रखेंगे? नागालैंड के पास नहीं है, मेघालय के पास नहीं है, और मिजोरम के पास नहीं है। तो NMM, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल और एपीलिएट जुरिस्डिक्शन भी होती है। हाँ, अपील कर सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, अगर कोई केस है तो उसकी अपील करो। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी होती है इसके पास। इट एक्ट एज कोर्ट ऑफ लॉ, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। तो ये ही तीनों चीजें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? तो आज के टाइम में इंडिया में कितने कोर्ट हैं? तो 25 कोर्ट हैं। 24 थे पहले, 25वां कौन सा था? तो 25वां है हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 2019 का। तेलंगाना और आंध्र का कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है। अंडमान निकोबार किसके अंडर आता है? कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर आता है, कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आता है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का कॉमन
हाई कोर्ट है, ठीक है। लक्षद्वीप केरल को हाई कोर्ट के अंडर आता है। गोवा, दमन दियो बम्बे हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए, और गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर कौन कौन आता है? ANAM, ANAM, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और M से मिजोरम, ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 90। विच आर्टिकल, ये बात कर रहा है कौन सा आर्टिकल डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। तो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 217। हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 पढ़ चुके हैं हम। चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है ना। ओल्डेस्ट नॉन सिस्टम डिजाइंड फॉर रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवियंसेस। लोगों की शिकायतों को रिड्रेस करने के लिए दुनिया का सबसे पुराना ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम कौन सा है? तो कौन सा है? ओम्बड्समैन सिस्टम। ओम्बड्समैन सिस्टम क्या ओरिजिन कब हुआ था इसका? 1809 में। कहाँ हुआ था? स्वीडन में। क्यों हुआ था? टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ, सरकारी दफ्तरों के खिलाफ, सरकारी ऑफिसरों के खिलाफ जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो दुनिया का सबसे पहला ओम्बड्समैन ऑफिस कहाँ खुला था? स्वीडन में 1909 में। क्यों? ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जाए। इसके बराबर की कोई चीज इंडिया में है? तो जी हाँ, इंडिया में है लोकपाल एंड लोक आयुक्त। लोकपाल एंड लोक आयुक्त, ठीक है। चलिए, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इस्टेब्लिश लोकायुक्त। तो इंडिया में पहली स्टेट थी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से पहले ओडिशा में लोक आयुक्त एक्ट 1970 में आ चुका था, बट ये जो था ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ये इम्प्लीमेंट जाके हुआ है 1983 में। तो सबसे पहला एक्ट तो था ओडिशा का, बट सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाला जो था वो महाराष्ट्र था 1971 में। फॉर्मली ये 1972 में लागू हो गया था, ठीक है। चलिए आगे, कहाँ पहुंच गए हम? व्हेन डिड लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 वाला कब केम इनटू फोर्स हुआ था? तो ये आप याद रखेंगे 16 जनवरी 2014। याद रखो जरा, अन्ना हजारे वाली मूवमेंट, ये डेट इंपॉर्टेंट है। हु अपॉइंट्स द लोक आयुक्त एंड उप लोक आयुक्त। तो कौन अपॉइंट करता है? कौन करता है? स्टेट का गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ कैसे करेगा? इसको एक सिलेक्शन कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है। उस सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन से 3 मेंबर होते हैं? एक चीफ मिनिस्टर उस स्टेट का, दूसरा चीफ जस्टिस उसी स्टेट के हाई कोर्ट का, और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन। ये रिकमेंड करते हैं और अपॉइंट करता है गवर्नर, ठीक है। 97 विच स्टेट्स लोक आयुक्त ऑफिस इज टू बी कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इन पावर। पावर के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आप याद रखेंगे महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र नहीं, सबसे पहला महाराष्ट्र का है, और सबसे स्ट्रांग जो है वो कर्नाटका का है, महाराष्ट्र का नहीं है, याद रखना। सबसे पहला महाराष्ट्र, सबसे पावरफुल कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका लोक आयुक्त एक्ट 1984, ठीक है। चलिए आगे, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी? तो 42nd। कब? 1976 में, इमरजेंसी के टाइम, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसको कहते हैं, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कहां फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई थी? तो पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A में, ठीक है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी पहले, और बाद में 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई थी 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन की बात जिसमें की गई थी। किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने। तो इतना आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट? तो किस पार्ट में है?
आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किस में है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये है पार्ट 4 ए में। आर्टिकल कौन सा है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 51 ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो कौन सी है फंडामेंटल ड्यूटीज, सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल, प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ कंट्री, यस, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, तो डी होगा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सुजेस्ट टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी मैंने बताया स्वर्ण सिंह कमेटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आर्टिकल 25 से लेके 28, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो आर्टिकल 14। अनटचेबिलिटी का आर्टिकल आर्टिकल 17, टाइटल 18। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए कौन सा करेक्ट है, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23 और 24 है, बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है, तो ये ए इसका राइट आंसर, 106 का ए, आर्टिकल 23-24। फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में होते हैं, तो फंडामेंटल राइट हैं पार्ट 3 में, और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं पार्ट डीपीएसपी हैं पार्ट 4 में। डीपीएसपी किस में है, पार्ट 4 में। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्ट एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्रीडम इज इकोनॉमिक फील्ड फॉर इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल ट्रू है। टू एंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फैसिलिटीज ऑफ लेजर फॉर ऑल वर्कर, तो बिल्कुल सही है। टू प्रोटेक्ट एंड improve the environment and safeguard forest and wildlife, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है। Which one of the following article of the constitution is directed to establish uniform civil code, तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44। यहां से एक दो क्वेश्चन और बन सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में किसी स्टेट में है, हाँ है। इंडिया की सबसे पहली स्टेट याद रखना गोवा है, उत्तराखंड नहीं। गोवा में आज़ादी से पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड था, और गोवा 1961 में आज़ाद होता है, यहाँ से चले जाते हैं पुर्तगाली। 1962 में ये यूटी बनता है, गोवा एक यूटी था 1962 में दमन और दियो के साथ, और 1987 में गोवा एक स्टेट बन जाता है। और गोवा में आज़ादी से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड था, आज भी है। बट आज़ाद इंडिया की पहली स्टेट जो है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया है वो है उत्तराखंड। कब, 2024 में। पूरे तरीके से फंक्शनल अभी भी नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेट बनने जा रही है गुजरात, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मैंने कोई गलत क्वेश्चन बताया है तो उसका आंसर मुझे बताएं, मैं ठीक करूँगा कौन सा गलत है। हमारे क्विक रिवीजन नोट्स जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस कंपाइल किया है, पूरा सिलेबस आपका शॉर्ट, क्रिस्पी, कंसाइज और टू द पॉइंट्स, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये नोट्स बनाए हैं। इनको अवेल करने के लिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से अवेल करें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लास्ट के 2-3 दिन में भी आप ये सारे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 145 समथिंग पेजेस हैं, फ्रंट बैक निकालेंगे तो 70 पेज बनेंगे। थैंक यू सो मच।